हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 9। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में और पूरे यूरोप में दोबारा से सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो दोबारा से रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम अब इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो हमारा मेन रिवॉल्यूशन होगा, जिसके बाद यूरोप की पूरी सिस्टम हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि किस टाइम पीरियड के बीच में मेन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, एक चीज पहले की जो है उसको रिकॉल करवाता हूं। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हुआ। नेपोलियन के डिफीट होने के बाद कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू दोबारा से वहां पे फ्रांस में मोनार्ची सिस्टम स्टेब्लिश हो गई थी और बर्बन डायनेस्टी दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया था। अब देखो, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर करने के बाद फ्रांस का किंग कौन बना था? तो लुइस 16 का भाई था लुइस 18, उसको दोबारा से बर्बन डायनेस्टी के थ्रू मोनार्ची सिस्टम में किंग बनाया गया था फ्रांस का। पर ये जो लुइस 18 था ये सिर्फ 1815 से 1824 तक वहां का किंग था। 1824 में लुइस 18 को रिप्लेस करके वहां का किंग बना चार्ल्स एक्स। चार्ल्स एक्स कौन था आगे बताता हूं। 1824 में कौन किंग बना? चार्ल्स एक्स। ठीक है, अब देखो 1824 से 1830 तक चार्ल्स एक्स वहां का राजा रहा, किंग रहा। 1830 में क्या हुआ? तो 1830 में इन जुलाई 1830 मोनार्ची वॉज ओवरथ्रोन। मोनार्ची वहां से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। फ्रांस की बात हो रही है। मोनार्ची वॉज ओवरथ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वॉज स्टेब्लिश। एक बार फिर से मोनार्ची को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टेब्लिश किया गया, पर इस बार जो राजा पहले से था, मोनार्ची था, उसी को पावर में नहीं रखा गया। इस बार किंग को भी चेंज किया गया और किंग कौन बना? तो विद इट्स हेड लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को हेड बनाया गया। अब थोड़ा सा डिटेल आपको लुइस फिलिप के बारे में बताता हूं। लुइस फिलिप जो थे, इन्हीं का कजिन था चार्ल्स एक्स, जिसकी अभी मैंने बात की थी। 1824 से 1830 तक जो वहां का किंग रहा, ये लुइस फिलिप का कजिन था। ठीक है, लुइस फिलिप को वहां का किंग क्यों बनाया गया? क्योंकि लुइस फिलिप के जो फादर थे वो 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें रिवॉल्यूशनरीज की बहुत मदद किए थे, बहुत हेल्प किए थे। बट उनको रेन ऑफ टेरर जो टाइम था, उसमें रेन ऑफ टेरर के टाइम पे उनको गिलोटिनाइट कर दिया गया था। किसको? लुइस फिलिप के फादर को। इसकी वजह से लुइस फिलिप भी रिवॉल्यूशनरीज का साथ देते थे और फाइनली जब मोनार्ची सिस्टम दोबारा खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टेब्लिश हुई थी तो लुइस फिलिप को वहां का किंग बनाया गया। मींस किंग नहीं, हेड बनाया गया था कह सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी। ठीक है, अब देखो ये तो एक चीज हो गया, फ्रांस में दोबारा से मोनार्ची सिस्टम खत्म हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रिस्टोर हो गई। ठीक है, अब देखो पहले भी फ्रांस से ही शुरू हुआ था, दोबारा फ्रांस से ही शुरू हो रहा है और फ्रांस से इंस्पिरेशन लेके फ्रांस के बगल में जो बेल्जियम और नीदरलैंड था उसने भी कुछ चेंजेस लाए। बेल्जियम जो कि नीदरलैंड में जुड़ा हुआ था, उसने नीदरलैंड से खुद को ब्रेकआउट कर लिया। ठीक है, अलग कर लिया। तो ये दो पॉइंट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टैब्लिश हुई, मोनार्ची को खत्म करके विद लुइस फिलिप एट हिज हेड, एंड बेल्जियम ब्रोक आउट फ्रॉम नीदरलैंड बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, अब देखो इन सारी चीजों के बाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हो चुकी थी और अब हर पार्ट में कुछ अलग किया जा रहा था। जैसे आपने गिसेपी मज्जीनी के बारे में पढ़ा, गिसेपी मज्जीनी की थिंकिंग थी कि इटली को यूनिफाई किया जाए। ऐसा ही कुछ अलग अलग थिंकिंग, हर प्रॉब्लम जिस कंट्री में, जिस प्रोविंस में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज सामने आने लगे थे। ऐसे में ही एक कंट्री था ग्रीस, जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। एक ब्रीफ डिटेल बता रहा हूं, ब्रीफ पॉइंट बता रहा हूं कि ग्रीस और ग्रीक क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है। ग्रीस क्या है? देखो ग्रीस में लास्ट में सी है, तो ग्रीस याद करना, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, ग्रीस में लास्ट में एक सी है तो इसको याद करना कि ग्रीस जो है ये कंट्री का नाम है और ग्रीक जो है उस कंट्री से जो भी चीजें बिलोंग करती हैं उसको ग्रीक बोलते हैं। जैसे अगर ये मार्कर ग्रीस का है तो इस मार्कर को ग्रीक मार्कर बोला जाता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं लाना। ग्रीक बोला जाए मीन्स वो चीज ग्रीस से बिलोंग करती है और ग्रीस बोला जाए तो ये डायरेक्टली नेशन को, कंट्री को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें पढ़ना है। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ था? तो बेसिकली 1821 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब एक हिस्ट्री है ग्रीस की, क्या है? देखो ग्रीस लोकेटेड कहाँ है पहले ये थोड़ा सा जान लो। ग्रीस बिल्कुल यूरोप और वेस्ट एशिया के बॉर्डर पे है। इधर यूरोप है और इधर एशिया, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है ग्रीस।
देखो एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, मीन्स ये वाला जो ग्रीस की तरफ है, वो बेसिकली मुस्लिम एरिया है, ठीक है, मुस्लिम डायनेस्टी है। और यहाँ ये वाला जो एरिया है यूरोप का, ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ग्रीस यहाँ पे है तो इस पे कुछ कह सकते हो कि कुछ कस्टम्स वहाँ के मुस्लिम डायनेस्टी के आ जाते हैं और कुछ क्रिश्चियनिटी के, ठीक है। ओटोमन एम्पायर, सबको पता होगा, ओटोमन एम्पायर के बारे में नहीं पता है तो जान लो। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, मुस्लिम रूलर थे उसके, ठीक है। ओटोमन एम्पायर ने ग्रीस पे 15th सेंचुरी में ही कैप्चर कर लिया था, ग्रीस को, ग्रीस पे कब्जा कर लिया था। अब 15th सेंचुरी पहले बता चुका हूं, 15th सेंचुरी क्या होगा, 1400 प्लस, ना कि 1500 प्लस, क्या होगा 1400 प्लस 1500 से पहले, ठीक है। अब देखो under Ottoman Empire since 15th century. Greece was under Ottoman Empire since 15th century. 15th century से ही Ottoman Empire के अंडर में था ग्रीस। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तभी से ही अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, बट उतना उठ नहीं पा रहा था, सामने नहीं आ पा रहा था। बट 1821 से इसकी ये जो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये एक लार्ज स्केल पे शुरू हुआ था। 1821 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अब रिवॉल्यूशनरी जो हैं वो सामने आने लगे थे धीरे धीरे, पर अभी भी रिप्रेस किया जाता था उनको, तो सामने पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे थे। बट 1830 तक आते आते ये थोड़ा और ज्यादा उभर के सामने आ गया। अब देखो ये जो था, ग्रीस बेसिकली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, ठीक है, ग्रीस क्रिश्चियन कंट्री कह सकते हो सिंपली। लेकिन यहाँ पे अभी रूलर कौन है, मुस्लिम डायनेस्टी है। तो जो अदर कंट्रीज थी जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती थी, उन्हें ये सही नहीं लगता था, और जिनको सिंपैथी थी क्रिश्चियनिटी से, ग्रीस के अपने पुराने कस्टम से जिसको सिंपैथी थी, जो चाहते थे कि ग्रीस का जो क्रिश्चियनिटी का कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो रिस्टोर होना चाहिए, उन्होंने इसका साथ दिया इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीस को किसका साथ मिला था, दो लोगों का साथ मिला था। पहला, ग्रीस के वो लोग जिनको देश निकाला दे दिया गया था, दोज हु वेंट फॉर एग्जाइल, ठीक है, जिनको देश से निकाल दिया गया था। ग्रीस को किसका किसका साथ मिला था, पहला उनका जिनको देश से निकाल दिया गया था, और दूसरा किसका, तो उन वेस्टर्न यूरोपियंस का, उन यूरोपियंस का, सिंपली कह सकते हो उन यूरोपियंस का जिनको सिंपैथी थी किससे, ग्रीस के जो भी कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, जो इसे रिस्टोर करना चाहते थे। पॉइंट देख लेते हैं, गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स। ग्रीक्स का मतलब देखो के है, तो ग्रीक्स का मतलब कि वहां के लोग जो वहां से बिलोंग करते थे। गॉड सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स इन एग्जाइल, जिन्हें ग्रीस निकाला दिया जा चुका था, उनसे ये सपोर्ट पा रहे थे। गॉड सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स इन एग्जाइल एंड वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, ग्रीक के पुराने कल्चर से जिसको सिंपैथी थी, इन दो लोगों से इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अब देखो आगे क्या है, पोएट्स एंड आर्टिस्ट। आपको पता है कोई भी रिवॉल्यूशन वगैरह कहीं पे कुछ भी होता है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मेन पॉइंट किसका आता है, पोएट्स और आर्टिस्ट का। ये बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से बात होगी पोएट और आर्टिस्ट की। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड, लाउडेड का मतलब कह सकते हो कि उन्होंने बताया लोगों को, अपने पेंटिंग्स और जो भी क्रिएशंस थे उसमें दर्शाते थे। क्या दर्शाते थे, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड लाउडेड। अब देखो यहाँ पे ये जो एरो मैंने बनाया है, ये डिनोट करता है आपको बेसिकली ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। पॉइंट सुनो, समझ में आ जाएगा। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज, ये जो वॉर हो रहा था इसको क्या डिनोट कर रहे थे, तो लाउडेड दिस वॉर एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब क्या है, अगर मीनिंग समझोगे तो हिस्ट्री अच्छे से याद हो जाएगी। क्रेडल का मतलब क्या है, क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चों को पाला जाता है, ठीक है। तो ग्रीस के जो भी पोएट्स और आर्टिस्ट थे, बेसिकली यूरोप के ही कह सकते हो, पूरे यूरोप में ये चीज था, उन्होंने ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बताया। मतलब कि ये कहते थे कि ये जो ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस की जो सिविलाइजेशन है, ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके थ्रू हम जो भी हमारा यूरोपियन सिविलाइजेशन है इसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि ये एक पालना है, ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये एक पालना है जिसमें हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं, पाल सकते हैं, ठीक है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड, क्या लाउडेड किए थे, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड दैट द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ क्रेडल फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों कहा था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था और ये चाहते थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन दोबारा से रिस्टोर हो, और अगर रिस्टोर हुई तो यूरोपियन सिविलाइजेशन और ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला। एक और आर्टिस्ट है, सॉरी
एक और पोएट है, इनका नाम है लॉर्ड बैरॉन। लॉर्ड बैरॉन कौन थे? ये एक इंग्लिश पोएट थे। क्या थे? लॉर्ड बैरॉन एक इंग्लिश पोएट थे। इनका नाम क्यों आ रहा है? तो इन्होंने फाइनेंस किया था, फाइनेंस कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि फंड्स को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। लॉर्ड बायरन कौन थे? ही हैज ऑर्गेनाइज्ड फंड्स फॉर द वॉर। इस वॉर के लिए वो फंड ऑर्गेनाइज करते थे, पैसे वगैरह इकट्ठा करते थे। तो फंड्स ऑर्गेनाइज किए, और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लाइफ का वो ये है कि ही वेंट फॉर वॉर, ठीक है। पहला ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड दूसरा वेंट फॉर वॉर, ठीक है। वेंट टू फाइट इन वॉर, वॉर में लड़ने चले गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, जहां पे उनको बुखार की वजह से उनकी डेथ हो गई, और कब हुई? 1824 में हुई थी। लॉर्ड बायरन के बारे में क्या पढ़े? तो लॉर्ड बायरन वाज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थे ये, हु हैड ऑर्गेनाइज्ड फंड्स फॉर दिस वॉर एंड वेंट टू फाइट इन वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो, अब देखो यहाँ पे फाइट वगैरह हुआ, 1824 में लॉर्ड बायरन की डेथ हुई, ये सारी चीजें एज इट इज चलती रही, वॉर चलता रहा, और फाइनली 1832 में आके फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ 1832 में। कब साइन हुआ था? 1832 में। फर्स्ट अपीवल फ्रांस में हुआ था 1830 में, और यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ये 1832 में साइन हुआ था। याद रखना, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो कब हुआ था? फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ, जिसके बाद रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो क्या था? ग्रीस was recognized as an independent nation under the Treaty of Constantinople signed in 1832। 1832 में जो Treaty of Constantinople साइन हुआ था उसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पूरी स्टोरी एज ए ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, या 1 नंबर में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या कि ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में शॉर्ट में लिखिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पे ये जो पोएट और आर्टिस्ट का जो काम होता है ना, इसको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, रोमांटिसिज्म, जिसके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की या अदर फीलिंग्स जो आप डिपिक्ट करना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, वो जनरेट किया जाता है। तो अगले लेक्चर में हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और आगे हम ये देखेंगे कि किन कंट्रीज में कैसे ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वहां पे क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।